हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल्ड बायोलॉजिस्ट। मैं हूं आपके एजुकेटर आस्था गौर और आज हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बात करी थी, तो इन्नेट इम्यूनिटी मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी थी जो हमें बाय बर्थ प्रेजेंट थी, बैरियर के फॉर्म में प्रेजेंट थी। 4 टाइप के बैरियर से, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर एंड साइटोकाइन। लास्ट वन साइटोकाइन। 4 टाइप के बैरियर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट थे और इनमें क्या था कि ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी थी। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये किसी भी पैथोजन में भेदभाव नहीं कर रही थी, सभी के लिए इक्वल टाइप का बिहेव कर रही थी। लेकिन अब हमारा सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले तो बात यह आती है कि जब इन्नेट इम्यूनिटी हमारी काम कर रही है तो हमें एक्वायर्ड की जरूरत क्या है। बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियसली आएगा कि जब भैया जब इन्नेट काम कर रही है तो एक्वायर्ड की क्या जरूरत है। इसीलिए जरूरत है क्योंकि इन्नेट इनफ नहीं है हर पैथोजन को रोकने के लिए। कुछ पैथोजन इन्नेट इम्यूनिटी को क्रॉस कर भी आ जाते हैं और जैसे हमने पढ़ा था फैगोसाइटिक नॉन फैगोसाइटिक सेल्स किल कर देती हैं, तो कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनको वो किल नहीं कर पाती हैं या फिर वो इतने ज़्यादा नंबर में आती हैं कि हमारी सेल्स उनको नहीं मार पाती हैं, जो हमारी फैगोसाइटिक सेल्स थी या नॉन फैगोसाइटिक सेल्स थी। तो क्या होता है कि वो सेल्स क्या करती हैं, जो हमारी फैगोसाइटिक सेल्स थी वो किल करने के बाद बैक्टीरिया का एक छोटा सा पार्ट अपनी बॉडी पर, अपनी बॉडी के सरफेस पर प्रेजेंट कर देती हैं। कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, वो उसको छोटा सा पार्ट प्रेजेंट कर लेती हैं, जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ये पता लग जाता है कि अच्छा भाई पैथोजन आया है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हमारा हमारा इससे बचाव हो सके और हमारा जो होस्ट है वो बच जाए, उसको कोई ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। तब हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम चालू होता है यहाँ पर। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, वो सब इसको आइडेंटिफाई करेंगे और ये लिम्फोसाइट्स कुछ टाइप की सेल्स होती हैं जो फिर एक्ट कर इसको किल करेंगी। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बेसिक्स क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। पैथोजन स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडीज बनाएगा। सीधी सी बात है, अगर पैथोजन ए हमारी बॉडी में एंटर किया है तो उसके लिए ए टाइप की ही एंटीबॉडीज बनाएगी हमारी बॉडी। अगर बी एंटर किया है तो बी के टाइप की बनेगी। अब ये जो बी एंटीबॉडीज हैं ये ए को किल नहीं कर पाएंगे, जो ए की हैं वो बी को नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई हम इसको क्या कह रहे हैं कि पैथोजन स्पेसिफिक है। ठीक है, जो पैथोजन के लिए जो एंटीबॉडी बनी है वो उसी को किल करने वाली है। दूसरा है कि ये कैरेक्टराइज बाय मेमोरी। मेमोरी से कैरेक्टराइज होती है। इसका क्या मतलब है, इसका एक बहुत इजी सी कहानी है। हमारी बॉडी है, उसमें पैथोजन आया, हमारी बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स शो किया। इम्यून रिस्पॉन्स इन द सेंस कि एंटीबॉडीज बनाई, उससे फाइट किया। ठीक है, ये जो उसने पहली बार हमारी बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स शो किया है हमारी बॉडी ने, वो है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद अगर वही पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी में आया बाय एनी चांस, तो हमारी बॉडी जो इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी उसको हम कहेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरी बार शो हो रहा है। तो अब प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होता है कि पहली बार वो आया है, उससे रिलेटेड एंटीबॉडीज बनानी है, बहुत सारा फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ये सेल उस सेल को एक्टिवेट करेगी, फिर वो उसको करेगी, फिर एंटीबॉडीज बनेगी। दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। पर सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, जब वही पैथोजन दोबारा है, हमारे पास पहले से ही एंटीबॉडीज बनी रखी हैं, हमें पहले से ही पता है कि कौन किस टाइप की और बनानी है, हम बनाएंगे, झटपट उसको किल कर देंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होते हैं ये थोड़े स्लो होते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एंटीबॉडी पहली बार बनानी होती है किसी पैथोजन के लिए। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स रैपिड होते हैं, ये जल्दी जल्दी फटाफट हो जाते हैं। अब ये लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी का क्या मतलब है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये ग्राफ बताऊंगी मैं, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। अब ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं इनके पीछे का रीजन क्या होता है, ये रिस्पॉन्सेज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में 2 टाइप की सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। इनकी वजह से ये रिस्पॉन्स शो हो रहा होता है। अब ये सेल्स ऐसा क्या करती हैं कि ये रिस्पॉन्स शो हो रहा होता है? ये जो हमारी बी, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब। अभी मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझने के लिए आसान रहेगा। डिटेल में हम बाद में घुसेंगे। तो ये आया हमारा बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है कि ये हमारा एक आर्मी बनाता है प्रोटीन्स की। आर्मी इन द सेंस बहुत बड़ा झुंड। वो क्या करता है, पैथोजन से लड़ता है। उस आर्मी को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। पैथोजन आया, उसके रिस्पॉन्स में आर्मी बनाने का काम कौन करेगा, बी लिम्फोसाइट।
उस आर्मी का क्या नाम है? एंटीबॉडीज। ऑब्वियसली एंटीबॉडीज तो फाइट करती हैं एंटीजन से। एंटीजन, एंटीजन मतलब एंटीजन टर्म से समझ आ रहा है ऐसी चीज जो एंटीबॉडीज को जनरेट कराएगी। एंटीजन, एंटीजन जनरेटिंग। अब ये टी लिम्फोसाइट, अब बी लिम्फोसाइट ने तो एंटीबॉडीज बना दी, अब ये टी लिम्फोसाइट का क्या काम है भाई? टी लिम्फोसाइट का काम है ये बी लिम्फोसाइट की हेल्प करता है एंटीबॉडीज बनाने में, डायरेक्टली ये नहीं बनाता है। अब आया हमारा ये फ्लो चार्ट। इसमें भी वही बताया गया कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। कौन सी? बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगी। ये जो टी लिम्फोसाइट है ये हेल्प करेगी बी लिम्फोसाइट का एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, अब ये आया हमारा, इसमें लिखा हुआ है कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है उसको हम एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? एनाम्नेस्टिक का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में मेमोरी क्रिएट हो गई है। पहली बार आया पैथोजन, दूसरी बार जब वो आता है तो जो उसके एंटीबॉडीज बनी होती है उसको हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है कि अगली बार आएगा तब उसको बताएंगे। तो वो मेमोरी जो स्टोर हो गई है उसकी वजह से हमने टर्म यूज किया है एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स को एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में पहला जो एनकाउंटर हुआ था पैथोजन का उसकी मेमोरी सेव हो जाती है। अब आया हमारा ये ग्राफ। अब इस ग्राफ में क्या है कि हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एंटी, ये एक्स एक्सिस टाइम आ रहा है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी। आई होप कि आपको एक्सिस और वाई एक्सिस का तो पता होगा। अब इसमें क्या है कि हमारी बॉडी में क्या कंसंट्रेशन चल रहा है एंटीबॉडी का, इस ग्राफ में ये बताया गया है। इनिशियल एक्सपोजर मतलब प्राइमरी एक्सपोजर जो हुआ है, प्राइमरी रिस्पॉन्स का, पहली बार पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया। ठीक है, यहाँ से ये ग्रो करना चालू हुआ है। ठीक है, यहाँ तक पहुंचा है, फिर ये कम हो गया। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स शो हुआ है हमारी बॉडी ने जब पैथोजन को पहली बार एनकाउंटर किया तो। अब इसमें क्या है कि दो चीजें समझने वाली हैं। कंसंट्रेशन, ये देखिए कंसंट्रेशन ये है, और टाइम कितना सारा लगा है यहाँ एंट्री से लेकर यहाँ रिस्पॉन्स शो करने तक। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कितना टाइम कंज्यूमिंग था और कितना कम भी हुआ है। अब वहीं जब यही पैथोजन दोबारा आया तब तक हमारी बॉडी में क्या सेव हो चुकी है? मेमोरी सेव हो चुकी है। अब ये पैथोजन आया अपनी शामत करवाने दोबारा से, अब क्या होगा कि हमारी बॉडी टाइम तो बहुत कम लेगी पर रिस्पॉन्स इतना तगड़ा दे देगी उसको कि अब ये जितने पैथोजन आएंगे सबको किल कर देगा। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत सही। आपने सुना होगा कि जो चिकन पॉक्स किसी को एक बार हो जाता है फिर वो दोबारा, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि उसको दोबारा हो सकता है कोई दूसरा स्ट्रेन आ गया उसी का तो ऐसा हो सकता है कि हो जाए। अगर वही दोबारा आया तो नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में पहला जब एनकाउंटर होता है उससे तो मेमोरी सेव हो जाती है। तभी जब दूसरे बार पैथोजन एंटर करता है तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है और वो तुरंत किल हो जाता है। अब एक टर्म आती है कि लैग फेज क्या होता है। लैग फेज आपको आगे पढ़ने को भी मिलेगा कि लैग फेज क्या होता है। लैग फेज में ये है कि जब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया और जब वो मल्टीप्लाई करना उसने चालू किया, उसके बीच का जो फेज है जिसमें वो कुछ नहीं कर रहा होता है, सिर्फ नॉर्मल फेज, मतलब उसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एंटर किया और मल्टीप्लिकेशन के बीच का जो ड्यूरेशन है उसको हम लैग फेज कहेंगे। अब आप ये देखिए जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है उसमें लैग फेज ज्यादा है, इसीलिए इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। और इसमें लैग फेज है ही नहीं, तुरंत पैथोजन एंटर किया तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स शो हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हमने स्लाइड में तो सभी कुछ कवर कर लिया है। अब ये एक छोटा सा टॉपिक है इन्फ्लेमेशन, मिसलेनियस टॉपिक है, इसको हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम अगले लेक्चर में एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी कवर करेंगे और जो नेचुरल और आर्टिफिशियल तरीके से हो सकती है ये पूरा हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम ये पढ़ लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इन्फ्लेमेशन वर्ड से ही पता है कि इन्फ्लेमेशन का मतलब है जलन होना। अब इन्फ्लेमेशन में क्या है कि एक प्रोसेस है पूरी, मतलब पहले कुछ होगा फिर कुछ होगा फिर कुछ होगा फिर फाइनली पेन होने तक का ये रास्ता, मतलब दर्द होता है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। तो जब हमारी कहीं चोट लगती है तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है उसी को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। चोट लगने के बाद का जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है वो इन्फ्लेमेशन है। 4 फीचर्स हैं इसके, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग और पेन। ये सीक्वेंस वाइज है, ऐसे ही सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले कहीं पर चोट लगी तो पहले वहां रेडनेस होगी, दोबारा फिर उसके बाद क्या होगा वहाँ हीट, जब हमें चोट लग जाती है तो सबसे पहले तो लाल हो जाता है वहां पे, फिर हीट, वहां में गरम गरम महसूस होता है। क्यों होता है ये अभी मैं बताऊंगी। फिर वहां सूजन हो जाती है, फिर दर्द होता है।
ठीक है, अब ये इसकी ग्रीक भाषा में बोलते हैं रेडनेस को र्यूबर, हीट को कैलोर, स्वेलिंग को ट्यूमर और पेन को डोलोर। अब रीजन क्या है रेडनेस होने का? वैसोडाइलेशन। हमने फैगोसाइटोसिस में पढ़ा था कि हिस्टामिन रिलीज होता है, वैसोडाइलेशन होता है। तो रेडनेस में क्या है कि जब रेडनेस है क्यों हो रही है? वैसोडाइलेशन की वजह से। फिर आया हीट। हीट क्या होता है कि जैसे आपको पता होगा कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हुआ तब हमारे केमिकल्स डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, पर उसके पहले मेटाबॉलिक रिएक्शंस फास्ट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर में। तो क्या होता है कि जैसे हीट कहीं पे गर्म हुआ तो वहां पर उसको जख्म को भरने के लिए जो रिएक्शंस है वो फास्ट हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा हीट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी शो करती है ताकि वहां जो जख्म है हमारा वो भर जाए। तीसरा आया हमारा स्वेलिंग। स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनकी परमिएबिलिटी बढ़ गई है, वैसोडाइलेशन हो गया है, इस वजह से स्वेलिंग हो जाती है। अब पेन का रीजन। पेन क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स क्या ब्रेन से जो सिग्नल लाते हैं भेजते हैं वो न्यूरॉन्स है हमारे, वो डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें पेन होता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन ये रिलीज होता है डैमेज, जहां पे जिस सेल को चोट लगी होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करती है जिसकी वजह से हमें दर्द का एहसास होता है। अब इस सीक्वेंस को याद करने की ट्रिक क्या है? हमें पता है राइट हैंड साइड RHS इज इक्वल टू LHS, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम याद करेंगे RHS में पेन, हमारे कहाँ पेन हो रहा है? राइट हैंड साइड में पेन हो रहा है, मतलब रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पेन। RHS में पेन, R रेडनेस, H हीट, S स्वेलिंग, P पेन। अब आती है हमारी मास्टर साइड की बारी। एक स्लाइड में पूरे एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको फिर से रिवाइज कराई जाती है। अब इसमें क्या है? सबसे पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसकी डाइवर्सिटी, मतलब कि ये बहुत सारा डाइवर्स नेचर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बहुत सारे टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सभी को पहचान लेती है ये। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोई तो उसी को पहचानेगी, नहीं, सबको पहचान सकती है ऑलमोस्ट। दूसरा स्पेसिफिसिटी, और हर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज बनाएगी। 1000 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आएंगे तो ये 1000 तरीके की एंटीबॉडी बनाएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तीसरा आया डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। हमारी इम्यूनिटी को पता होता है कि ये किसको मार रही है और किसको इसको नहीं मारना चाहिए। हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है कि अरे ये हमारी सेल है, ये बाहर की सेल है, जो बाहर की सेल है उसको मारना है, ना कि हमें खुद को हार्म करना है। अगर हमारी इम्यूनिटी खुद को हार्म करने लगती है तो ये एक अलग केस बन जाता है जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ये भी हम आगे पढ़ेंगे डिजीजेस वाले लेक्चर में। चौथा आया मेमोरी, पढ़ चुके हैं, जो झटपट इम्यून रिस्पॉन्स शो हो जाता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो मेमोरी पे बेस्ड होता है, उसी में मेमोरी का काम है। आई होप कि आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक इट।